हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो फिजिक्स होती है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं, जिनका यूज आप बोले तो फिलअप में कर सकते हो। जो चॉइस द करेक्ट आंसर्स आते हैं, मैचिंग्स आती हैं, वन वर्ड आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, इन जगह आप कर सकते हो। तो ये कुछ बोले तो क्लास 10th एमपी बोर्ड से रिलेटेड कोर्स में आपको भौतिक बोले तो जो आपकी फिजिक्स साइंस है उसके महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप 10वीं 12वीं के छात्र हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो आपकी फिजिक्स होती है, इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज टॉपिक्स कराऊंगा, जो कि पीडीएफ तरह के एक क्वेश्चंस लूँगा पीबीटी के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि क्या कहता है, सबसे पहला तथ्य कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, इस जो भौतिक जगत है इसे अपन भौतिक जगत कहते हैं, उसका जो क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। जो आप कहा जाता है जो भौतिक जगत है, ये आपका फिजिकल्स एक एनवायरनमेंट है, ये ऐसा जगत है जहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे पक्षियों का उड़ना, आप साइकिल चलाते हो, आपका चलना बोले तो आपके पेड़ों का बोले तो पत्तियों का उड़ना, तो ये सब क्या कहलाता है, एक कहा जाता है कि जो इन्वायरमेंट्स जो आपका वातावरण है, पर्यावरण है, इसमें जो भी कुछ घटित हो रहा है वो सब किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, आपका विज्ञान बोले तो आपकी साइंस की कैटेगरी में आ जाएगा। उसका जो क्रमबद्ध है उसी को आप साइंस कह सकते हो। ठीक है, दूसरा तथ्य देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। वो क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स कहा जाता है साइंस की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें आपकी ऊर्जा का अध्ययन हो, द्रव्य का अध्ययन हो, अन्योन जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है, उन्हें आप क्या कह सकते हो, भौतिक विज्ञान कह सकते हो। ऊर्जा एक भौतिक राशि, ऊर्जा एक कैसी राशि है, भौतिक राशि होती है। ठीक है, ऊर्जा आपकी जो एनर्जीज होती है वो आपकी एक फिजिक्स क्वांटिटी में होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप कोई भी कार्य करोगे उसमें ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है। ऊष्मा की, प्रकाश, ध्वनि आदि ऊर्जा के ये विभिन्न रूप हैं। क्या है ये, जैसे ऊष्मा हुई है आपकी, बोले तो प्रकाश हुआ है, साउंड हुआ है, एनर्जी हुई है, ये सब क्या है, ये सब ऊर्जा के एक विभिन्न रूप हैं। अब बात करेंगे आदिश राशि। किसकी बात करेंगे, आदिश राशि की। ये टॉपिक्स आपने बहुत बार क्लास 10th में देखा होगा कि सदिश और अदिश राशि कौन सी होती हैं। तो जो अदिश राशि होती है ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अदिश राशि को आप स्केलर क्वांटिटी कहते हो। जिन भौतिक राशियों को परिमाण के द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है जिन भौतिक राशियों को किसके द्वारा, परिमाण के द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है, उन्हें आप स्केलर आदिश राशि कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशि कहलाती हैं। जिसमें कि आपका समय आ गया, दूरी आ गई, चाल आ गई, क्षेत्रफल आ गया, आयतन आ गया, कार्य आ गया, शक्ति, दाब, आवेश, ये सब आपकी क्या होती हैं, अदिश राशि होती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सदिश राशि की। सदिश राशि क्या होती हैं, जिन्हें आप वेक्टर क्वांटिटी कहते हो। जिन भौतिक, बताया जाता है जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, किसकी, दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें आप सदिश राशि कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, सदिश राशि कहलाती हैं। सदिश राशि कैसी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी की होती हैं, जिसमें कि आपका क्या क्या आता है, विस्थापन आ गया, वेग आ गया, त्वरण आ गया, आपका बल आ गया, भार आ गया, संवेग आ गया, आघूर्ण आ गई, ये सब आपकी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोले तो सदिश राशि होती हैं। सदिश राशि कौन सी होती हैं, जिसमें भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिसमें परिणाम के साथ साथ किसकी डायरेक्शंस की भी आवश्यकता हो, उन्हें आप क्या कह देना, सदिश राशि कह सकते हो। अब बात करेंगे जिसमें निर्वात में आसमान वजन के दो पदार्थ एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराए जाने पर भूमि पर एक ही समय में गिरते हैं। बताया गया है निर्वात से, जो आसमान से आप कोई वस्तु को फेंकोगे,
और वजन के दो पदार्थ हैं तो वो एक ही समय से और एक ही ऊंचाई से एक साथ गिराए जाएं तो भूमि पर वो एक ही समय में गिरेंगे। और जल में आंशिक रूप में डुबाई गई जो सीधी छड़ होती है, छड़ बोले तो एक रॉड है, आप उस रॉड को सीधी बोले तो सीधी पानी में क्या कर रहे हो, डुबा रहे हो, लेकिन वो आपको रिफ्रैक्शन अपरिवर्तन के कारण वो छड़ आपको कैसी दिखेगी, ऐसी टेढ़ी मालूम सी दिखेगी। कैसी पड़ेगी, टेढ़ी टेढ़ी मालूम बोले तो टेढ़ी मालूम पड़ती है। बताया गया है कि टेढ़ी दिखेगी। आप कोई सी भी रॉड होती है, रॉड एक छड़ होती है, उसे आप सीधी तरीके से क्या करोगे, पानी में डुबाओगे, लेकिन वो पानी में क्या करेगी, अपवर्तन करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी, जिसके कारण वो छड़ आपको कैसी दिखाई देगी, पानी के अंदर एक टेढ़ी मालूम प्रतीत होगी। ठीक है। अब बताया गया है जो पृष्ठीय तनाव होता है जिसे सरफेस टेंजेंस कहते हैं। पृष्ठीय तनाव को क्या कहा जाता है, पृष्ठीय तनाव को सरफेस टेंजेंस कहते हैं। और इसका जो कारण कोश का कर्षण, जो कोश का कर्षण होता है जिसे कैपिलरी एक्शंस होता है, और इसके जो फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में भी प्रवेश कर जाता है। बताया गया है जो सरफेस टेंजेंस का जो कारण होता है उसमें जो कैपिलरी एक्शंस होता है आपका, इसके फलस्वरूप जो द्रव जो होता है वो पतली से पतली नदी में भी प्रवेश कर जाता है। जल को विद्युत धारा द्वारा अपघटित करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन बोले तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। जो जल को विद्युत धारा द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट, वो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट द्वारा, बताया गया है इलेक्ट्रिक करंट द्वारा जो अपघटित करने की जो क्रिया को विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। और बताया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति होती हैं, जो इंटरनेशनल क्या होती है, इंटरनेशनल जो सिस्टम्स इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति होती हैं जिन्हें एसआई यूनिट्स कहा जाता है, इसमें जो 7 मूल मात्रक और 2 पूर्व मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं। मुख्य रूप से इनके 7 जो मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में ये 3-4 जो 7 इसके एसआई यूनिट्स होती हैं, इनके जो मात्रक को ही एसआई यूनिट्स कहा जाता है। जैसे कि भौतिक राशि में देखा जाए जो द्रव्यमान होता है आपका, वेट होता है, वजन होता है, इसकी जो मात्रक होती है वो किलोग्राम में मिक्सचर कर सकते हो। किस में कर सकते हो, आपका जो वजन है, आप कितने केजी के हो, तो ये आप किलोग्राम में ही तो बताओगे कि मैं इतने किलोग्राम का हूँ। तो जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में, उसकी जो मात्रक होती है वो किलोग्राम होती है। और जो लंबाई होती है उसे आप मीटर में मिक्सचर कर सकते हो। तो लंबाई को इसकी जो एसआई यूनिट्स या मात्रक होती है वो मीटर होती है। समय जो होता है, समय का सेकंड हो जाएगा। समय किसमें, समय की जो मात्रक होती है वो सेकंड होती है। विद्युत धारा की एम्पियर होती है, और जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, इसकी केल्विन होती है। आवृत्ति की हर्ट्ज होती है, आवृत्ति की क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और जो पदार्थ की मात्रा मोल होती है। क्या होती है, पदार्थ की मात्रा जो होती है वो मोल होती है। और जो ज्योति तीव्रता की कैंडला होती है, ज्योति तीव्रता की कैंडला होती है। अब बात करेंगे भौतिक में जो खोज एवं आविष्कारक की, में जो खोज हुई हैं और जो खोज के साथ जिसने इसे इन्वेंशंस बोले तो जो आविष्कारक थे, साइंटिफिक जो डिस्कवर थे, और जो इन्वेंशन था, जैसे कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था वो किसने दिया है, आर्किमिडीज ने दिया है। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत, इसकी जो खोज हुई है, इसका जो आविष्कारक है वो कौन है, आर्किमिडीज है। कौन है, आर्किमिडीज है। और वो ईसा पूर्व 3री शताब्दी में दिया गया है, ईसा पूर्व में दिया गया है, जो कि 3री शताब्दी में दिया गया है। और सापेक्षता का जो सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, ए आइंस्टीन ने दिया है। जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो ए आइंस्टीन ने दिया है। और विद्युत अपघटन के जो नियम है, विद्युत अपघटन के नियम, ये माइकल फैराडे ने दिए हैं। किसने दिए हैं, माइकल फैराडे ने दिए हैं। और जो आपका क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है, मैक्स प्लैंक ने दिया है। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया है। रेडियो तथा वायरलेस होता है, ये किसने दिया है, जी मार्कोनी ने दिया है। जी मार्कोनी ने दिया है। और जो आपका लोकोमोटिव है, क्या है, लोकोमोटिव किसने दिया है, ये स्टीवेंसन ने दिया है। जो लोकोमोटिव होता है ये स्टीवेंसन ने दिया है। और जो टेलीफोन है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। और जो हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रैकेट ने किया है। किसने किया है, ब्रैकेट ने किया है। और जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी बुस्नेल ने किया है। जो पनडुब्बी है वो किसने आविष्कार किया है, पनडुब्बी का, आपका
बुसनेल ने किया है, पनडुब्बी का बुसनेल ने किया है। और जो आपका प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग से आप प्रिंट करते हो उसे प्रिंटिंग कहते हैं। इसका कैक्सटन ने दिया है, किसने? कैक्सटन ने इसकी डिस्कवर की है, प्रिंटिंग्स की कैक्सटन ने डिस्कवर की है। रिवॉल्वर की डिस्कवर कोल्ड ने की है। और डायनेमो की आपकी हाइपोलाइट फिक्सी ने की है, हाइपोलाइट फिक्सी ने की है। और जो मशीन गन है, जो मशीन गन है आपकी, क्या मशीन गन है, इसकी गेटिंग्स ने की है। इसके जो डिस्कवर किसने की है? गेटिंग्स ने की है। और जो भाप का इंजन है इसका जेम्स वॉट ने, इसकी खोज किसने की है? इसका जो आविष्कारक है वो कौन है? भाप के इंजन का जेम्स वॉट है। कौन है? जेम्स वॉट है। और जो टाइपराइटर्स की जो डिस्कवर किसने की है? सोल्ज ने की है, सोल्ज ने की है। और जो क्रेस्कोग्राफ की डिस्कवर, क्रेस्कोग्राफ की जेसी बॉस ने की है, जेसी बॉस ने क्रेस्कोग्राफ की खोज जेसी बॉस ने की है। और आपकी जो एयर कंडीशनर है, क्या है? एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर की खोज किसने की है? एयर कंडीशनर की है बिल्स हैवी-लैंड केयरी ने, बिल्स हैवी-लैंड केयरी ने की है। और जो फाउंटेन्स पेन है, जो फाउंटेन पेन है, इसकी जो डिस्कवर वाटरमैन ने की है, किसने की है? वाटरमैन ने की है। और जो वायुयान की खोज राइट ब्रदर्स ने की है। और आपके जो ट्रांसफार्मर की डिस्कवर आपकी माइकल्स फैराडे ने की है। जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो डिस्कवर माइकल फैराडे ने की है। और हेलोग्राफी की डिस्कवर डेनिस गबोर ने की है, डेनिस गबोर ने किसकी? हेलोग्राफी की डिस्कवर किसने की है? हेलोग्राफी की डेनिस गबोर ने की है। और जो टैप रिकॉर्डर है, टैप रिकॉर्डर की डिस्कवर पाउलसन ने की है, किसने? पाउलसन ने की है। और जो कैलकुलेटर की डिस्कवर बी पास्कल ने की है, कैलकुलेटर की डिस्कवर किसने की है? कैलकुलेटर की डिस्कवर की है बी पास्कल ने की है। और जो लिफ्ट की डिस्कवर की है इंग्लिश ग्रेविस ऑटिस ने की है। परमाणु बम का डिस्कवर किया है ऑटो हान ने, जो परमाणु बम होता है इसकी डिस्कवरी ऑटो हान ने की है। और जो रमन प्रभाव होता है, रमन प्रभाव का आविष्कार सीवी रमन ने किया है। और कंप्यूटर्स का किया है ब्रेनार्ड इंकवर्ड और मैन्युअली ने, ब्रेनार्ड इंकवर्ड और मैन्युअली ने की है। अब बात करेंगे इसकी कुछ गति के बारे में कि फिजिक्स में गति अपना क्या रोल प्ले करती है। वो अपने आप में क्या होती है? जो स्पीड होती है, आप ऐसे समझ सकते हो गति क्या होती है। अगर कोई वस्तु है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कहा जाता है, यदि किसी वस्तु की किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष एक समान रूप से स्थिति जो बदल रही हो तो वह वस्तु क्या होती है? तो वो वस्तु गति में कही जाती है। जैसे कि मान के चलो आपकी एक गाड़ी है, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो लगने वाली जो स्थिति, बदलने वाली जो स्थिति, उस स्थिति में वह जो वस्तु है वो किस में है? गति में है, तो उसे गति कहते हैं। तो गति क्या होती है? गति यदि किसी वस्तु की किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष एक समान रूप से स्थिति बदल रही हो तो वह वस्तु गति में कही जाएगी। किस में कही जाएगी? वह वस्तु गति में कही जाएगी। आता है जैसे कि आपकी जो दूरी का मान हमेशा घनात्मक होता है, जो घनात्मक होता है, जो दूरी का हमेशा जो वैल्यू होती है डिस्टेंस की वो घनात्मक होती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने पर पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने पर किया गया जो कार्य वो क्या होता है? शून्य होता है। कैसे होता है? शून्य होता है। ये किसके अनुसार देखेंगे अपन? न्यूटन के गति के 3 नियम है। तो न्यूटन की गति के तीनों नियम के बारे में बात करते हैं। पहला नियम उनका, प्रथम जो नियम है वो क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है, कैसी है? कांस्टेंट है, रखी हुई है, खड़ी हुई है, कोई ऐसी वस्तु है और तो वह सदैव स्थिर रहेगी, तो वो हमेशा कैसी रहेगी? ये कांस्टेंट ही रहेगी। और यदि गतिमान है या फिर वो स्पीड में है, गति कर रही है, तो सदैव गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई जो बाहर का ब्रह्म बल ना लगे, बाहर का बल ना लगाया जाए, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। मान के चलो आपकी कोई वस्तु है, बोले तो आप खुद हो, आप अगर खुद खड़े हो या बैठे हो
तो आप बैठे रहोगे। क्या करोगे? बैठे हो तो आप क्या कर रहे हो? बैठे रहोगे। अगर आप खड़े हो तो खड़े रहोगे। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हो, अगर आप दौड़ रहे हो बोले तो आप गति कर रहे हो, तो गति कब कब तक करोगे? जब तक आप में एक एनर्जी रहेगी। जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो आप क्या करोगे? रुकने का मन करोगे। तो रुकने का जो मन करोगे तो आपकी जो एनर्जी खत्म हो चुकी है तो आपके ऊपर एक बल लगाया गया है जिसे ब्रह्म बल क्या कहा जाता है? ब्रह्म बल ना लगाया जाए। क्या नहीं लगाया जाए? ब्रह्म बल ना लगाया जाए, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो वही आपका न्यूटन का प्रथम नियम होता है। जैसे कि यदि कोई वस्तु स्थिर थी तो वह सदैव स्थिर ही रहेगी। यदि वो गतिमान है, स्पीड में है, तो वो सदैव स्पीड में रहेगी। जब तक क्या उस पर कोई ब्रह्म बल ना लगाया जाए, जब तक उसे रोकने के लिए कोई ब्रेक ना लगाया जाए, तब तक वो क्या करेगी? गति करेगी। या तो फिर वो स्थिर थी तो स्थिर में रहेगी, गति करेगी, तो उस पर जब तक कोई बाहर का बल ना लगेगा जब तक वो रुकेगी नहीं। ठीक है। और दूसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का? तो प्रथम नियम में एक ऑप्शन और बता दूं। मान के चलो आप बोले तो आप गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, तो बस में जब तक जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक लगाएगा तभी आपकी बस रुकेगी। अन्यथा आप उसमें कितना भी बल लगा देना, आप पीछे बैठ आप अगर उसमें क्या करोगे? आप पीछे बैठकर कितना भी उसमें अपना बल लगाओगे लेकिन वो नहीं रुकेगी, क्योंकि उसमें आपका लगाया हुआ बल क्या है? अंदर से है। जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगेगा, जिसे ब्रह्म बल कहते हैं, वो नहीं लगेगा, जड़त्व का नियम, तब तक वो बस नहीं रुकेगी। द्वितीय नियम की बात करेंगे। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपात होती है। बताया गया है किसी वस्तु के जो संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपात होती है, तथा यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। यह किस दिशा में होती है? यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में क्या होता है? आपका बल काम कर रहा है होता है। तो न्यूटन का सेकंड नियम क्या कह रहा है? किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपात होती है, तथा यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। क्या किस दिशा में होती है? जिस दिशा में बल कार्य करता है, और ये वस्तु उसी दिशा में होती है। अब बात करेंगे तृतीय नियम की। न्यूटन के गति के तीसरे नियम की बात करेंगे। जब प्रत्येक क्रिया की उसके विपरीत एक बराबर प्रतिक्रिया होती है, इसमें कोई सा भी कार्य होता है, कोई सा भी क्रिया होती है, तो उसके विपरीत एक बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये आपके न्यूटन के तीसरे नियम में चर्चा की गई है। अब बात करेंगे जो ग्रहों की गति के संबंध। जो ग्रह गति करते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो किस प्रकार गति करते हैं, इसके हम बारे में चर्चा करेंगे। बताया गया है ग्रहों की गति से संबंधित जो केपलर के कुछ नियम दिए गए हैं, उन केपलर के नियम की बात करते हैं। जैसे कि बताया गया है जो सूर्य ग्रह, सभी ग्रह बताया गया है, जो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, तथा सूर्य उपग्रह की कक्षा के फोकस बिंदु पर स्थित होता है। और जो सूर्य की जो स्थिति है वो कहाँ है? उपग्रह की कक्षा के फोकस बिंदु पर स्थित होता है। ये सूर्य की क्या है? स्थिति है। तो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? ये सारे ग्रह घूमते हैं और वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। अब बात करेंगे जो प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग होता है, एरिया वेलोसिटी होती है, वो एक नियमित रहती है। कैसी रहती है? नियमित रहती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपकी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी अपने स्तर पर एक गोले मतलब एक बार घूमने में 24 समय लेती है, अपना टाइम पीरियड 24 घंटे लेती है, बोले तो 24 आवर ले लेती है। और वो पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में कितना? 1 साल लेती है, 1 ईयर लेती है। तो वो उसकी क्या हो जाएगी? एक एरिया वेलोसिटी है, क्षेत्र वर्ग पर नियमित रहती है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है, जब जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के निकट होते हैं, तो उसका वेग कैसा होता है? बढ़ जाता है। उसकी जो वेग कैसी होती है? बढ़ जाती है। और जब दूर जाता है तो वेग कम जाती है। जब वो पास होता है तब उसकी जो वेग होती है, वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है? वेग बढ़ जाती है। और दूर होती है तो वेग क्या करती है? कम जाती है। अब बात करेंगे सूर्य के चारों ओर एक ग्रह जितने समय में चक्कर लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल बोले तो परिक्रमण काल टाइम पीरियड कहते हैं। बताया जा रहा है जो सूर्य के चारों ओर जो भी कोई से भी ग्रह
चक्कर लगाता है तो उसका जो चक्कर लगाने की जो अवधि होती है उसी परिक्रमण काल कहा जाता है, परिक्रमण काल कहा जाता है, एक टाइम पीरियड कहा जाता है। किसी वस्तु की जो गुरुत्वीकरण की दिशा, किसी वस्तु की जो गुरुत्वीकरण की दिशा जो सदैव केंद्र की ओर, कहाँ की ओर, केंद्र की ओर, या ऊर्ध्वता नीचे की ओर होती है, किस साइड होती है, किसी भी जो वस्तु होती है, एनी थिंग्स होती है, उसकी जो ग्रेविटी गुरुत्वीकरण की जो दिशा सदैव कहाँ होती है, केंद्र सेंटर की ओर होती है, या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है, कैसी होती है, या नीचे की ओर होती है। किसी वस्तु के ऊपर जाने से बताया जाता है, किसी वस्तु के, ये एक इम्पॉर्टेंस फैक्ट है कि किसी वस्तु के ऊपर जाने से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से उसके वेग में कमी, तथा नीचे आने से 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से उसके वेग में बढ़ोतरी होती है। बताया जाता है जब आप कोई सी भी वस्तु है उस वस्तु के ऊपर जाने में कितना 9.8 मीटर पर क्या है, सेकंड स्क्वायर दर से उसकी वेग में क्या होती है, कमी, वेलोसिटी में कमी होती है। और वही चीज़ नीचे आने पर उतना ही, जो जितना ऊपर जाने में दर हो रही थी उतनी ही दर नीचे आने में उसकी बढ़ जाएगी। 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दर उसके वेग में बढ़ोतरी, वेलोसिटी में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। बताया जाता है कि पृथ्वी पृष्ठ के ध्रुवों पर, जो पृथ्वी पृष्ठ के ध्रुवों पर वस्तु का जो भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम शून्य होता है। जो पृथ्वी पृष्ठ के ध्रुवों पर वस्तु का जो भार अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम, विषुवत रेखा पर सबसे कम शून्य होता है। ठीक है, शून्य हो जाएगा, बिल्कुल जीरो होता है। यदि किसी मीनार से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर नीचे तथा दूसरी गेंद को क्षैतिज बोले तो सीधे और प्रक्षेपित किया जाए तो दोनों पृथ्वी पर गिरने में समान समय लेंगी, और दोनों ही गेंदें क्या करेंगी, पृथ्वी पर गिरने पर एक ही टाइम पीरियड ले लेंगी, एक ही समय ले लेंगी। कब लेंगी वो एक ही समय, जब मीनार से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर तक नीचे तथा दूसरी गेंद को क्या करेंगे, क्षैतिज में फेंकेंगे, तो वो पृथ्वी पर जो गिरेंगी उनकी जो गिरने का समय होगा वो एक ही समान समय हो जाएगा। और जो लैंटेन की बत्ती में जो तेल केशिकीय उन्नयन की कारण चढ़ता है, किसके कारण चढ़ता है, जो लालटेन होती है, और लालटेन बोले तो आप दिए जलाते हो, दिए में एक बत्ती का इस्तेमाल करते हो, तो वो एक किसके कारण होती है, वो केशिकीय उन्नयन के कारण उसमें तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। जो परम शून्य ताप होता है जिसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, वो न्यूनतम संभव ताप है। कैसा है, न्यूनतम संभव ताप है, तथा इसके नीचे कोई ताप संभव नहीं है, और इसके नीचे क्या नहीं है, कोई ताप संभव नहीं है। इसका मान कितना है, 273 बोले तो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो परम शून्य ताप होता है, एब्सोल्यूट जीरो होता है, इसका न्यूनतम संभव ताप है तथा इसके नीचे कोई ताप संभव नहीं है। इसका जो मान होता है वो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं। अगर आप 10वीं या 12वीं के छात्र हो तो ये आपके लिए फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे तत्व आपको जरूर या तो फिलअप में मिलेंगे या आपके ये मैचिंग्स में मिल सकते हैं। तो लगभग ये तत्व बहुत ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आई होप आप वीडियो पोस्ट करके इन्हें ज़रूर पढ़ें और इन्हें याद करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।